जनाब, पाकिस्तान में भी 2020 का सूरज गुरूब हो गया, लेकिन नए साल से पहले जो चंद घड़ियां हैं उसमें ज़रा पिछले साल पर नज़र डालते हैं और ये देखते हैं जो बहुत से नशेबो फराज, बहुत सी खुशी गमी की चीज़ें जिनके अंदर से हम गुजरे, सियासी तौर पर गहमा गहमी रही। तो कैसा रहा 2020? मैं हूं अलीना फारूक शेख और करने जा रहे हैं हम 2020 का रिपोर्ट कार्ड। हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं महमद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पहला सवाल हमारे पैनल और आप सब के लिए ये है कि 2020 में सियासत कैसी रही। हमने रेट करवाना है जी, 1 से 10 तक की ऑप्शंस हैं, 1 सबसे कम, 10 सबसे ज्यादा और 15 सेकंड है सबके पास। रैपिड फायर थोड़ा सा हम करेंगे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, 2020 में सियासत कैसी रही? 1 to 10 है या 0 सर to 10 जो है? आप चाहें। सर आप 0 to 10 कर लें। देखिए करना ये 15 एक सेकंड के सीरियस अंदर है। टॉपिक है। अजी बस मैं तो 5 सेकंड की बात है, बर्बादी के लिए कितना चाहिए? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और बड़ी मेरी तकलीफदेह बात है कि सियासत जिससे मुल्कों को ऊपर लेके जाना है या मुल्कों को एक निज़ाम देना होता है, ये एक डायरेक्शन देनी होती है। तो 2020 जो है मुल्क की सियासत के अदम इस्तेकाम से शुरू हुआ और जब छोड़ के जा रहे हैं तो सियासत जो है, बुरहान जो है बद से बदतरीन हो चुका है और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है 2021 में, क्योंकि जब सियासत खराब होती है तो मुल्कों का जो मुस्तकबिल तारीख होता है और जो सालमियत है वो दांव पे लग जाती है। तो कितने नंबर देंगे आप न्याई साहब? रेट में अगर आपका 0 है तो -0, अगर 1 है तो -1। -1। ठीक है जी। ओ न्याई साहब -1 दे रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब? देखिए मैडम शेख, सियासत नाकाबिले बर्दाश्त रही 2020 में, बिलो द बेल्ट रही, इल्ज़ामों भरी रही, ज़ातियात पर मबनी रही, डंग टपाऊ रही। और मेरी तरफ से नंबर 3 नंबर दे दें। आपकी तरफ से नंबर 3 रीमा उमर। शुक्रिया अलीना। सिर्फ हम ऑपोजिशन या गवर्नमेंट को नहीं देखते, हम छोटी मूवमेंट्स को भी देखते हैं, औरत मार्च को देखते हैं, स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट को देखते हैं। वो भी पॉलिटिक्स ही है, वो भी सियासत ही है। तो मेरी नजर में उसमें बहुत सा हमने प्रोग्रेस देखा और मेरे लिए बहुत खुशाइन बात है। इसके अलावा मुल्क की सियासत पिछले कुछ महीनों में बहुत हैपनिंग भी रही, बहुत एक्साइटिंग भी रही। तो मेरा ख्याल है वो भी एक अच्छी चीज है। एक हमने चेंज देखा, एक डायरेक्शन की तरफ जाते हुए देखा, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये मैं न्याजी साहब से एग्री करूंगी कि बिटर रही, पर्सनल रही, पेटी रही। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं देखने के। तो आप ओवरऑल 5-6 नंबर दे दें इसमें। अच्छा, 5-6 नंबर। महमल? अगर हम हुकूमत की तरफ से सियासत देखते हैं तो सियासी इदारे जिनसे हुकूमत की जाती है, जिनसे हुकूमत चलती है, वो उस तरीके से फाल नहीं थे। आप देखिए ऑर्डिनेंसेस से काम चलाया जा रहा था, पार्लियामेंट्री कमेटीज जो थी वो उस तरह से फाल नहीं थी। कोरोना के ऊपर पार्लियामेंट को एम्पावर करना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुई और एक और इदारे के थ्रू वो चीजें चल रही थी। फिर ये कि एग्जीक्यूटिव का जो कंट्रोल है वो बहुत बढ़ गया है। ये भी हमें पता है कि अनइलेक्टेड लोगों का कैबिनेट के ऊपर जो इन्फ्लुएंस वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हुकूमत की तरफ से अगर सियासत देखी जाए तो वो ओवरऑल इतनी सही नहीं थी। लेकिन जिस तरह रीमा ने कहा कि मुल्क के अंदर और भी तहरीकें चल रही, ना सिर्फ ऑपोजिशन की लेकिन डिफरेंट सियासी तहरीकें, तो मैं 5 नंबर दूंगी ओवरऑल। बट जहां तक हुकूमती सियासत की बात है तो मेरे ख्याल में कि वो इतनी उसके कोई ऊपर खास हम सही बाद में नहीं आएंगे। थी। अभी ठीक है, ओवरऑल आप 7 नंबर दे रही हैं। महमल सबसे नहीं ज्यादा नहीं, नंबर 5 दे रही हैं। 5 चलें ना, जी 7 जनाब। नहीं, 5 5, 5 ओके, 5 अलीना। 5 नंबर दे रही हैं। 5 नंबर दे रही हैं, मतलब ना इधर ना उधर, दरमियानी सी सियासत रही। ठीक है जी जनाब, आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ और वो ये है कि 2020 में मईशत कैसी रही। तो आपसे आगाज करते हैं भट्टी साहब। मैडम शेख, मईशत चूल्हा बुझाओ रही, मईशत गुर्बत बढ़ाओ रही, मईशत महंगाई वधाओ रही, मईशत आंसू लाओ रही, मईशत मिडिल क्लास मुकाओ रही। मेरी तरफ से 3 नंबर। ठीक है रीमा? अलीना, इसकी वजूहात क्या है? इस पे लंबी बहस हो सकती है। कोविड ने क्या रोल प्ले किया है इस पे भी बात हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत कम लोग होंगे जो इसमें डिसएग्री करेंगे कि मईशत बहुत बुरी रही इस साल। एक दो इंडिकेटर्स हैं जिसमें मेरा ख्याल है कुछ इम्प्रूवमेंट आई है पिछले कुछ महीनों में। तो आप 1 नंबर ले लें। लेकिन मईशत तो एक मुल्क का बहुत बड़ा मसला है और 2020 में उसकी सबसे बदतरीन मेरा ख्याल है शक्ल देखी है। बिल्कुल, और कोरोना ने इसको बड़ा मुतासिर किया, जैसे आपने बिल्कुल सही तरह से कहा। महमल, आप कितने नंबर्स देंगी 1 से 10?
देखिए अलीना, ये साल वैसे तो मईशत के इस्तेकाम का साल होना था, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी मुतासिर हुई। अलबत्ता एक चीज जो ये हुकूमत बार बार अपनी कामयाबी दिखाती है वो है करंट अकाउंट सरप्लस। लेकिन ये एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से नहीं हुआ, ये एक्सपोर्ट में तो हमने कमी देखी। इसके बढ़ने की असल वजह भी कोरोना है, क्योंकि ट्रैवलिंग बंद हुई तो पैसा बाहर नहीं जा रहा था, और रेमिटेंसेज जो वैसे हुंडी हवाले के थ्रू भी काफी आती हैं वो ऑफिशियल चैनल से मुल्क के अंदर आ रही थी। लिहाजा कोई बहुत तरक्की नजर नहीं आती, क्योंकि जब कोरोना खत्म होगा तो इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे तो करंट अकाउंट सरप्लस मुतासिर होगा। तो मैं 4 नंबर दूंगी मईशत को। ठीक है, नियाजी साहब। देखिए जी, मईशत का कोई इशारिया जो है जो तरक्की के लिए जरूरी है, वो तो आपने देखा कि सारे इशारिये वो रिवर्स मार चुके हैं। चाहे वो ग्रोथ रेट है, चाहे वो इकोनॉमी का साइज है, जो भी कर लें, फिर डॉलर का जिस तरीके डिवेल्यू है, और फिर आप दो चीजें जो गवर्नमेंट बताती है, जो महमल ने बताई हैं, कि जो सरप्लस है। देखिए, जब आपने 12,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे भी नहीं लगाने, जब आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाना, तो आपको कोई बाहर से कुछ चीज चाहिए नहीं है, ना कोई आपने बड़ा प्लांट लगाया है, तो वो और फिर आपकी इंपोर्ट्स हटा के उनका गला घूंड के आपने उसको करीब ले आए हैं, तो मुल्क को बल्कि उसके मनफी असरात मिले हैं। और दूसरा, जब वो जो रिमिटेंसेज हैं जो इसकी हुकूमत बड़ी चेक रही है, वो पिछले साल से पाकिस्तानी जिस तादाद में वापस आ रहे हैं, लॉन्ग रन पे पता नहीं कितना होगा। हमें एक फिर आखिरी फिक्र है कि पूरी हमारी मीशत जो है वो FATF और IMF की गिरवी है, और उनके हाथ में सारे कंट्रोल्स हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई पाकिस्तानी मीशत को मजीद बर्बाद करना हुआ तो आसानी से कर लेंगे। ये वो टूल्स हैं जो डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, मगर ये मौजूद हैं। ठीक है जी, आप नंबर कितने देंगे नया साहब? दो तीन दे ही दें, बेचारों को कुछ तो दें। आखिर आप वो बैठे दही तो खा रहे हैं ना, ये तो नहीं कहना बिल्कुल अकेले बैठे ना कुछ तो सुबह शाम बैठे दूर बैठे दही तो खाते रहे। नियाजी साहब, तो जनाब हमारे एनालिस्ट में 4 से ज़्यादा नंबर कोई मईशत को नहीं दे रहा। और अभी हम कोरोना की बात कर रहे थे, तो जहां कोरोना वायरस ने तमामी शोबा ज़िंदगी को मुतासिर किया, वहां तालीम का शोबा भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां स्कूल्स बंद रहे, हम लोगों ने देखा कि तदरीसी अमल मुतासिर रहा। वहां सिंगल नेशनल करिकुलम, जो कि मौजूदा हुकूमत का बड़ी देर से एक इनिशिएटिव्स में से एक था, उसके लिए भी बड़ी काविशें हुई। तो उस सारे जुमरे में भी अपने एनालिस्ट से जानते हैं कि 2020 का जो साल था वो तालीम से मुतल्लिक कैसा रहा। रेट करेंगे 1 से 10 तक। रीमा उमर साहिबा। अलीना, मैं तो 1 नंबर दूंगी। मेरे नजर में बहुत बुरा रहा ये साल तालीम के लिए। आपने सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की, मेरे लिए एक रिग्रेसिव स्टेप है। हम अपने शोज में बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्यों। इसके अलावा आप और चीजें देखिए, हमने जो बहुत सी सेंसरशिप देखी, किताबों पे सेंसरशिप देखी, खासतौर पे पंजाब में। तो मेरे लिए ये मकसद सिर्फ नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा लोगों को तालीम दो, आप उन्हें क्या पढ़ा रहे हो ये भी बहुत एक जरूरी चीज है, और उसमें हम रिग्रेशन देख रहे हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स के हकूक के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने आवाज उठाई, आपने उनके खिलाफ बगावत के मुकदमे बनाए। बहुत ही मेरा ख्याल है तशवीशनाक सूरत हाल रही, और बजट कट्स भी हमने देखे। तो ये सब वजूहात जो हैं दिखाती हैं कि तालीम के लिए बहुत बुरा रहा ये साल। तो 1 नंबर दूंगी मैं। ठीक है, महमल। अलीना, वैसे तो मैं रीमा की सारी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक पॉजिटिव वो चीज लेना चाहती हूँ। कोरोना की वजह से एक डिस्ट्रप्शन हुई हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन हमने देखा कि शफकत महमूद साहब और बाकी जिस तरह एक उन्होंने पॉलिसी जो बनाई, गवर्नमेंट ने टेली स्कूल भी स्टार्ट किया, रेडियो स्कूल प्लस ऑनलाइन भी उन्होंने वो सारा हायर एजुकेशन में किया, तालीम को इंप्रूव करने के लिए स्कूल टाइमली बंद किए, SOPs की इंप्लीमेंटेशन करवाई जब वो खुले जहां तक हो सकता था। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन्होंने जो एहसास प्रोग्राम के नीचे जो शुरू किया वो बहुत अच्छा था। उसके अलावा ये कि जरूर प्रॉब्लम जरूर थी, जिस तरह MD कैट के इशू के ऊपर एक है स्ट्रैटेजी नहीं कोई क्लियर नजर आती। सिंगल नेशनल करिकुलम पे जैसा रीमा ने भी बात की, रिजर्वेशंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो 6 नंबर में इसको दूंगी। बेहतर टाइमली इन्होंने काम किया कोरोना के बावजूद, तो उस तरीके से मैं इसको बेहतर समझती हूँ। अलीना, एक बात मैं ऐड कर दूं, ठीक है, सॉरी, नियाजी छोटी साहब। सी 5 सेकंड, जी 5 सेकंड, अच्छा ठीक 5 है, सेकंड ऐड कर 1 दूं। मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। मैं न्याजी एक साहब का पहले कमेंट और ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक। प्लीज मुझे 15 सेकंड्स दीजिएगा न्याजी साहब। देखें जी, इस कोरोना के फैक्टरों का एक तरफ रखें, तो तालीमी जो हालत है वो तो जो मेरे कुलीग्स ने बताई है, मेरा बिल्कुल उससे 100% मुतफिक हूँ
लेकिन ये बात एक चीज में हमें कहना होगा कि ये तो एक तसलसल से पिछले कई दहाइयों से खराब ही होती आ रही है, और वो तसलसल जो है इस साल भी उसी शद्दोमत से, बल्कि थोड़ा तेज होगी कोरोना की वजह से, जारी रहा है। 2 कमेंट्स में दूंगा, जो टाइम आगे बात नहीं है, और उसमें यह है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, एक आध को और हमारी तो टीचर मिसाल दे दें, जहां पे 2 करिकुलम है। मैं 2 करिकुलम मदरसों को नहीं लेता हूँ, वो एक अडल्ट एजुकेशन है, वो बेस्ट को बड़ा वो होता है कि जी इसको खत्म करें। 2 करिकुलम है, ओ लेवल और मैट्रिक, और ये वाहिद मुल्क है जहां पे 2 जबानों में तालीम दी जाती है, अंग्रेजी और उर्दू। उर्दू ट्रैश है, हमने कौम को एलियन बना दिया है, और इंग्लिश पढ़ने वाले जो है ना पाकिस्तान के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। और दुनिया के किसी मुल्क में एक मिसाल ले लें कि आप पूरे स्पेन चले जाएं, इटली चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, कोरिया चले जाएं, जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, किसी जगह देखें, ईरान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, कोई मुल्क अपने जुबान में ना दे रहा हो। तो इसलिए आपकी तालीम का एक करिकुलम जो वाहिद मुल्क है, ये पूरे हम भी बाहर पढ़ के आए हैं, तस्वर नहीं किया जा सकता अमेरिका में कि वहां 2 करिकुलम हो या 2 जुबानें हो, तस्वर नहीं हो सकता। ये मुल्कों की हालत है, और आपकी क्या हालत है? ये तालीम अच्छा न्याय साहब, थोड़ा सा इसका ये भी इम्पैक्ट पड़ता है कि डेवलपिंग नेशंस को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी तो फॉलो करनी पड़ती है ना। ठीक है, नंबर कितने देंगे आप? यार ये सबक ना बताए। अच्छा। मैं जिस उम्र में बैठा हूं ना, मैं पूरी मुल्क, किसी मुल्क में कोरिया कौन सी डेवलपिंग नेशन थी? हमसे पीछे सफर शुरू किया, साउथ कोरिया की बात है। और स्पेन हमसे बदतर हालत में था कि जमाने में आज 30-35 साल पहले। यार ये हमें क्यों बताते हैं डेवलपिंग नेशन, अब चाइना को दूसरे सीखे। लेकिन कोई बात है कि आप मुल्क के 22 करोड़ लोगों को आप एलियंस बना के रख दें, स्कूल में अजनबी बन जाए, कट ऑफ होके बैठे सारा मुल्क, मैट्रिक बीए करके एमए करके टॉप स्कूल से। जी न्याय साहब, नंबर्स कितने देंगे? नंबर देखो, मैं तो और सियासत 2 चीजें ऐसी हैं कि मेरा एक तकलीफ का पैशन है कि इस मुल्क के अंदर जो बर्बादी इन दोनों शोबों की हुई है, और इस मुल्क को आज तक बर्बाद जो किया हुआ है उसकी राज यही है, इसी के लिए इसलिए इसका नंबर 9 दे। वैसे क्या बिल्कुल सही रहे हैं, बुनियादी इशू तालीम, पढ़ेगा पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, तालीम का सफ़र तरबियत के बगैर जारी है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ नया नहीं हो सका। नंबर 3, हत्ता के वज़ीर आज़म साहब के जो 2.5 करोड़ के बच्चे स्कूल जाने थे, वो भी पता नहीं स्कूल जा सके या कि नहीं जा सके। लेकिन एक निसाब का वादा जो हुआ है, मेरे लिए ये बहुत खुशाइंद है, अच्छी बात है, इसलिए मैं 3 नंबर दूंगा। ठीक है, रीमा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी अलीना, मैं कहना चाह रही थी कि तालीम बेहतर करने के लिए आपको स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है, और उसके लिए स्टूडेंट यूनियंस बहुत ज़रूरी हैं। तो एक और वजह जो मेरा ख्याल है तालीम में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस हमने नहीं देखी, वो इसलिए कि स्टूडेंट यूनियंस अभी भी इस मुल्क में बहाल नहीं है। सो ये एक और वजह है जो मैंने इतने कम पॉइंट्स दिए हैं इसमें। ठीक है जी, पॉइंट आ गया सबका। सबसे ज़्यादा मार्क्स दे रही हैं, मार्क्स दे रही हैं, बाकी सबने 5 का हिस्सा भी अबूर नहीं किया। तो जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आके मजीद भी अपने एनालिस्ट से जानेंगे 2020 कैसा रहा, खासकर एहतसाब के लिए, क्योंकि दावे से मुतल्लिक बड़े हुए। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। जनाब आज हम कर रहे हैं रीकैप रिपोर्ट का। आज साल 2020 कैसा रहा, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से मुतल्लिक, मुख्तलिफ दावों वादों से मुतल्लिक अपने तज्जियाकारों से जान रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एहतसाब की हमने बात की, आइए उसी के ऊपर सवाल रखते हैं कि इस साल एहतसाबी अमल कैसा रहा, क्योंकि इससे मुतल्लिक बड़े दावे हुए, हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी हुई, बड़ा कुछ कहा गया। इरशाद भट्टी साहब कितना रेट करेंगे एहतसाब के अमल को? मैडम शेख, वाहिद ये सब्जेक्ट है जिसमें हुकूमत मुकम्मल डट कर खड़ी है, और मुझे खुशी है। मुझे अक्रॉस द बोर्ड और बिला इम्तियाज़ एहतसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं ये जानता हूँ कि इस निज़ाम, इस मुल्क, इस मुआशरे में ग्रेड 16 से ऊपर के किसी बंदे का एहतसाब नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। हमारा ये निज़ाम इस काबिल ही नहीं है। तो बिला इम्तियाज एहतसाब, बेरहम एहतसाब एक ख्वाब है मेरा, अल्लाह करे ये पूरा हो। मैं 5 नंबर दूंगा। ठीक है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, लेकिन यही तो बिला इम्तियाज एहतसाब करना था, ग्रेड 16 से ऊपर वालों का भी, ग्रेड 16 से नीचे वालों का भी। ये भी
ये इत्तेसाब जो है ना, ये हुकूमतों को बनाने और गिराने के लिए बनाया गया है। और ये मैं आपको ये बता दूं, और ये लिख लें कि ये अगर असेंबली मिलके 2/3 आइन में मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम भी कर देना तो ये एक नहीं खत्म होने देंगे। क्योंकि अयूब खान ने 1300 पाकिस्तान बनाने वालों को एब्डो किया था करप्शन के ऊपर, एहतसाब के नाम पे। ये पाबंदियां लगाने के लिए, उनको घसीटने के लिए, उनको सड़कों पे दलील करने के लिए, जमहूरियत को डिमीन करने के लिए, जमहूरियत को बर्बाद करने के लिए, ये जिन लोगों ने किया है इनकी कब है ना इंशाअल्लाह आने वाले कितने नंबर न्याजी साहब जो इस तरीके जो इत्तेसाब के जरिए पाकिस्तान को रूल करना चाहते हैं। ठीक है, महमल। अलीना देखिए, बात ये है कि हम तो एहतसाब के अमल पे बात करते आए हैं, कंसिस्टेंटली करते आए हैं कि ये बिल्कुल सही निज़ाम नहीं है और ये एक वन साइडेड या ड्रैकोनियन किस्म का है। कोई नया रिफॉर्म्स नहीं लाए गए। अभी एक खुदकुशी का वाकया भी बिल्कुल अभी रिसेंटली सामने आया, अभी काजा आसिफ को भी अरेस्ट किया गया। उसके अलावा हमने ये जो पूरा इस किस्म का जो अमल है ना, ये बिल्कुल एक विक्टिमाइजेशन और इस तरह का लगता है। आप देखिए कि बिजनेसमैन और इवन ब्यूरोक्रेट्स भी इस चीज से बड़े इफेक्ट हुए हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसलिए मैं इसको एहतसाब के अमल को 1 नंबर दूंगी। ठीक है, रीमा। अलीना, जब हम एहतसाब की इस मुल्क में बात करते हैं तो सिर्फ करप्शन की क्यों बात करते हैं? इंसानी हकूक की वायलेशंस बहुत और तरीके की भी होती हैं। जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, वो एक और कमीशन भी हेड करते हैं जो मिसिंग पर्सन्स के ऊपर है। उसमें ना कोई FIR हुई है, ना किसी को सजा हुई है, जबकि जबरी गुमशुदगी इस मुल्क का अहम मसला है। तो जब एहतसाब की बात करते हैं तो शायद हमें इसको थोड़ा मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। अगर आप एहतसाब को इंतकाम कह रही हैं तो 10 में से 10 नंबर दे दीजिए करप्शन के हवाले से। लेकिन अगर आपने एहतसाब को अमली तौर पे एहतसाब ही समझना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की ख्वाजा साद रफीक की जजमेंट पढ़ लीजिए। उसमें तफसील से बताया जाएगा कि एहतसाब इसको क्यों नहीं कहा जा सकता। तो मैं इसको मेरा ख्याल है 0 नंबर दूंगी। 0 नंबर्स दे रही हैं रीमा। जनाब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा मसला कोरोना रहा और उससे लड़ना निमटना रहा, लेकिन अगर ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बात की जाए, दाखिली मसाइल की बात की जाए, तो बहुत सी चीज़ें थी जिन्होंने पाकिस्तान को मुतासिर किया। महंगाई, गवर्नेंस का एहतजाज, 3 ऑप्शंस दिए हैं। आज हमने एनालिस्ट को और सवाल ये पूछ रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस साल क्या रहा, महंगाई, गवर्नेंस या ऑपोजिशन? महमल। अलीना देखिए, बात यह कि गवर्नेंस एक्चुअली मेन इशू था, जिसकी वजह से महंगाई हुई और जिसकी वजह से ये ऑपोजिशन के एहतजाज भी शुरू हुए। आप देखिए कि आटा क्राइसिस देख लें, चीनी क्राइसिस देख लें, अभी गैस शॉर्टेज हो रही है, ये वाली क्राइसिस देख लें, उसके अलावा पेट्रोलियम की मसनूआत वाली चीज देख लें, तो ये सब जो है वो गवर्नेंस का इशू है। तो मैं इसके अंदर, क्योंकि इस हुकूमत से बिल्कुल हैंडल नहीं, इतनी ज्यादा मिस गवर्नेंस है, मैं इसमें भी 1 नंबर ही देना चाहती हूँ। अगर हाँ 1। ठीक है, ठीक है, 1 नंबर दे रही है और गवर्नेंस को वजह कह रही हैं, बुनियादी वजह। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, ये महंगाई भी गवर्नेंस के से ही निकली है। अगर गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर होती तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हुई है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म 13 मरतबा महंगाई पर नोटिस ले और 7 कैबिनेट मीटिंग में महंगाई डिस्कस हो और फिर महंगाई ना पर कंट्रोल हो, तो वो गवर्नेंस का सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ सारे बड़े छूट जाते हैं, डीजे बट और बट कढ़ाइयों वाले पकड़े जाते हैं, इसलिए गवर्नेंस प्रॉब्लम है और इसमें मैं फिर 3 नंबर दूंगा। ठीक है, न्याजी साहब। भी अगर थोड़ा सा मेरे पे भरोसा रखें ना और मुझे अलाउंस दे दें और एक मफरूजा ले लें कि इस मामले में जो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इसके अंदर मेरी बड़ी गहरी जो है, इसके अंदर ना सिर्फ तालीम है, पढ़ाई है, मैं बड़ा तालिब इल्म हूं। एक चीज होती है ना, वो उसकी कोख से जन्म लेती है, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम। जब मुल्क में, जिस मुल्क में, मैं कई मिसाल दे रहा हूं कि मुझे 250 मुल्कों में बता दे कि एक मुल्क बता दे जहां पे सियासी अदम इस्तेकाम हो, जहां निजाम हमेशा डामाडोल हो, वहां पे इक्तिसादी हालत बेहतर हो, हमेशा दगड़दू होती है। नंबर 2 बात, जो तड़का लगा ना इसको गवर्नेंस का, ये गवर्नेंस का ताल्लुक इन दोनों चीजों से नहीं था। गवर्नेंस फिर भी लोग कर लेते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। क्योंकि इमरान खान साहब उससे नाबल थे, उनके वहम गुमा में नहीं था कि इतना बड़ा जीरो जो है, जिसको उनका ख्याल हम चला लेंगे, नहीं चला सके। और चौथी चीज इसके साथ हुई है,
वो एक और पाकिस्तान के ऊपर पड़ा जिसको आपने डिस्कस नहीं किया, वो है जिसको कहना चाहिए सफारती तन्हाई। हम पूरी दुनिया के अंदर अकेले रह गए हैं, बहुत सारे लोगों को हमने इनकैपेसिटेट कर दिया, इनको नहीं न्याजी किया। साहब, हमारा अगला सवाल उसी के ऊपर है। सियासी अदम से काम की कोख से इसने जन्म लिया और उसके गवर्नेंस फेलियर जो है। तो ये तीनों चीजों का आप सियासी अदम इस्तेहकाम का ऑप्शन ले रहे हैं, हमने ठीक है। हमने एक फिक्र सुन ले, वो हमने 1971 में देखा था और बहुत भयानक नतीजे मिले थे कि जहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम, इक़्तिसादी न्याजी साहब आज रैपिड फायर था। न्याजी साहब 2020 आ गया, बल्कि अब तो 21 आ गया, अब सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। न्याजी साहब जल्दी जल्दी रीमा के पास चलते हैं आगे। रीमा जल्दी से आंसर दे दे। अलीना, मैं चौथी ऑप्शन प्लीज ऐड कर दूं। चौथी ऑप्शन है मेरी, और मेरी चौथी ऑप्शन ये है कि एक बहुत बड़ा सवाल है इस मुल्क में कि फैसला साजी कौन करता है। तो जब तक ये सवाल इसका जवाब नहीं हमें मिलता, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा मसला है। तो मैं एक चौथी ऑप्शन ऐड करूंगी। ठीक है जी, करता है चौथी ऑप्शन रीमा ने ऐड कर दी है। किसको काउंटेबल ठहराया जाए, किस काउंटेबल ठहराया जाए। ठीक है जी, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं। 2001 की स्पीड पे वापस आते हैं, 2000 की स्पीड पे। जनाब, पॉलिटिकली हमने देखा बहुत मुतहरिक था ये साल, बहुत सियासी नारे, जल्द से जुलूस, एक्टिविटी देखने को मिली। तो अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना जाते जाते कि साल 2020 का मकबूल तरीन सियासी नारा कौन सा उनको लगता है। इरशाद भट्टी साहब, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ। मैडम शेख, अल्लाह आपका भला करे, होना तो यही चाहिए, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ। लेकिन मुझे क्यों निकाला के बाद इस साल, पूरे साल इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इवन फील्ड के नेल्सन मंडेला के हवाले से जो नारा गूंजता रहा वो है मैंने क्यों निकाला, मैंने क्यों निकाला। अच्छा ठीक है, बट इसका कोई रब्त नहीं बन रहा वैसे इसका, मैं आपको ये बता दूं। महमल अलीना, आई थिंक सबसे मकबूल नारा है मैं एनआरओ नहीं दूंगा, सबसे ज्यादा अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ से भी तो था ना, दोनों तरफ ही यही नारा लगा रहे थे। ऑपोजिशन हुकूमत को कहती थी, हुकूमत ऑपोजिशन को कहती थी, दोनों तरफ से एक दूसरे को एनआरओ नहीं देंगे। दोनों के लिए हाँ, दोनों तरफ से इक्वल नारा। न्याजी साहब, मेरा ख्याल है जी कि दो नारे बड़े पॉपुलर हुए हैं और वाकई इससे उनके दूरख्त नताइज आए, इसको अवाम ने क्रेडिट। और दूसरा यह है कि रो इमरान रो, तो वो एनआरओ के जो महमल ने कहा उसके कंपैटिबल है कि NRO नो रो, तो वो इमरान रो। रीमा अलीना, मैं दो नारों का जिक्र करूंगी। एक मेरा ख्याल है तारीखी तौर पे भी पाकिस्तान के लिए सबसे अहम नारा, वो है वोट को इज्जत दो। और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हमें इस नारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और असल में वोट को इज्जत मिलेगी इस मुल्क में। दूसरा नारा है नीना, टाइम इज अप। वो लोग टाइम्स अप, वो लोग जो खवातीन को और लोगों को जिनसी तौर पे हरासा करते हैं, इम्प्यूनिटी के साथ करते हैं, उनका वक्त खत्म। टाइम्स अप, मी टू, ये भी मेरा ख्याल है बहुत मकबूल नारा रहा इस साल। ठीक है जी, हम 2020 का रीकैप कर रहे थे। हमने कुछ अच्छी यादें, कुछ तल्ख यादें, हमारे तज्जियाकारों ने रेट भी किया 2020 को। लेकिन जनाब एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, एक तो रीमा साहिबा ने जो टाइम्स अप की बात की है, न सिर्फ जिनसी ज़्यादती, जिनसी इस्तेहसाल, बल्कि किसी भी तरह से ख़वातीन को अगर आप मुतासिर करने की या उन पे हावी आने की कोशिश करेंगे जनाब, अब वो नहीं चलेगा। उसके साथ साथ 2020 एक आसाब शिकन साल था, नो डाउट। हमने बहुत से लोगों को खोया, अपने बहुत से प्यारों को खोया, बहुत तकलीफ़ में हमने देखा, बहुत सी ऐसी जानें थीं जो इस दुनिया में आई भी, नया आगाज़ भी किया। तो जनाब इस उम्मीद के साथ हम आपको यहाँ पर छोड़े जाएंगे कि जो इस दुआ के साथ कि जो अगला साल आएगा वो अमन, आश्ती और सबसे ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती का साल होगा। आपसे मुलाकात होगी अब नए साल में 2021 में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।